I'm ready guys. I'm always ready. मैं हमेशा रेडी रहता हूँ. मेरे को रेडी होने के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है. मैं बस कैमरा ऑन करता हूँ एंड आई एम जस्ट रेडी. तो ये इंट्रो देखकर अगर आपके भी आंखों में नमी और दिल में थोड़ा सा दर्द हुआ है तो मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि आज हम जिस सॉफ्टवेयर की बात करेंगे वो देखने के बाद तो दिल का दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा. बट आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ चुका हूँ ऑफ कोर्स. एंड मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैं आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करता हूँ ट्रैकिंग के लिए, एनिमेशन के लिए. और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो दिल का दर्द है वो मैं कम से कम रख पाऊँ. बट अगर कहीं पर भी आपको लगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग के ऊपर जा रहा है, तो बस आप आराम से पॉज करना, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना एंड वापस देखना. मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ और उसे कैसे करना चाहिए. तो चलिए, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है. ऐसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बट मैं बात करते रह जाता हूँ. बट थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना. बट तब तक आपको अगर कुछ चाहिए होगा, स्नैक्स वगैरह, पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, अगर कुछ भी चाहिए होगा तो आप जुगाड़ कर सकते हो. तब तक मैं वेट करता हूँ. मैंने कर लिया वेट, इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं कर सकता. तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को. बहुत बातें हो गई. तो सबसे पहले जब हम आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन करेंगे, जो सबसे पहली स्क्रीन जो हमें दिखाई जाएगी वो ये वाली होगी, जहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट है, जहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. एंड ऑफ कोर्स उसके नीचे हमारे पास ओपन प्रोजेक्ट आ जाता है, जहाँ से अगर हमने पहले किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है उसको हमें ओपन करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने रिसेंटली जिन प्रोजेक्ट पे काम किया है उनकी भी यहाँ पर लिस्ट हमें दिखाई जाएगी. तो चलिए हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं. न्यू प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ आपको दिखेगा हमारा जो आफ्टर इफेक्ट्स का मेन इंटरफेस है वो यहाँ पर खुल के आ चुका है. अब यहाँ पर ना जो हमारा इंटरफेस है उसमें बहुत सारे पैनल्स आपको दिख रहे होंगे. जैसे सबसे पहला यहाँ पर प्रोजेक्ट है, जहाँ पर हमारे जितने भी मीडियाज होंगे, जितने वीडियोस, क्लिप्स एंड एसेट्स जो कुछ भी होंगे उनको हमें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर रखना है. सेकंड, यहाँ पर हमारा कॉम्पोजिशन है जो कि हमारा व्यूअर है. अब जो हमारा व्यूअर है ना वो मल्टीपल पर्पस में काम आता है. मतलब ये हमारे जो वीडियोज है, जो भी क्लिप्स है, वो हमें हमारे जो ये प्रोजेक्ट वाला विंडो यहाँ से भी दिखा सकता है, हमारे जो टाइमलाइन है नीचे यहाँ से भी दिखा सकता है. एंड टाइमलाइन के अंदर जो हमारे इंडिविजुअल लेयर्स है ना, टाइमलाइन के अंदर जो एक एक लेयर्स होते हैं उसको भी हमें व्यूअर पे शो करवा सकता है. तो कुछ इस तरीके से हमारा जो कॉम्पोजिशन ये वाला पैनल है वो काम करता है. यहाँ पर हमारे पास जितने भी इफेक्ट्स, प्रीसेट्स, ये जो ट्रैकर, ये वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे. एंड नीचे आपको यहाँ पर हमारा टाइमलाइन मिल जाएगा जहाँ पर हमारी मेन एडिटिंग होती है. तो लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, जैसे ही मैंने यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक किया हमारा इंटरफेस खुल गया, हमें यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन ही नहीं दिया. लेकिन अगर आपने प्रीमियर प्रो यूज किया होगा तो आपको पता होगा जैसे हम वहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, हमें प्रोजेक्ट सेव करने का ऑप्शन आता है, प्लस हमें प्रोजेक्ट का नाम भी देने का ऑप्शन आता है. लेकिन यहाँ पर हमें मैनुअली करना पड़ेगा एंड ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यार आफ्टर इफेक्ट्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है. तो बहुत बार क्या होता है, अगर आप सेव नहीं करोगे ना तो चलते चलते क्रैश हो जाएगा और आपके जितने भी प्रोग्रेस है सब लॉस्ट हो जाएगा. तो मैं बोलूँगा आपको पहले सेव कर लो. तो सेव करने के लिए हम जाएंगे अपने फाइल पे, यहाँ पर सेव एज रहेगा. कहाँ गया सेव एज एंड सेव एज. और यहाँ पर मैंने एक डेस्कटॉप पे मैंने आफ्टर इफेक्ट्स एसेट्स बोल के एक फोल्डर बनाया है, जहाँ पर मैंने कुछ मेरे कुछ एसेट्स हैं जो कि मैं आगे यूज़ करूँगा. तो यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा. इसका मैं नाम दे देता हूँ द आफ्टर इफेक्ट्स. ठीक है, नाम देके मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा. तो हमारा प्रोजेक्ट अभी सेव हो चुका है. अब जैसे जैसे हम इस पर काम करेंगे ना, हमें बस बीच बीच में कंट्रोल और एस प्रेस करना है ताकि वो जो अपडेटेड वर्जन है वो सेव होता रहे. तो चलो, ये तो हमारा बेसिक सा इंटरफेस हो गया. अब यहाँ पर एक बेसिक सी चीज़ है जो ऐसे बिगिनर बहुत जन को दिक्कत आती है. यहाँ पर जितने भी टैब्स है ना वो कोई भी फिक्स नहीं है, इन सबको मूव कर सकते हैं. जैसे सपोज हमारा जो कॉम्पोजिशन है उसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आऊँ तो देखो हमारा कॉम्पोजिशन यहाँ आ गया. एंड सिमिलरली ये जो हमारा टाइमलाइन है इसको मैं लेके चला जाता हूँ ऊपर. एंड ये तो मैं अभी जानबूझ के कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बार एक गलती से हो जाता है. लेकिन सपोज किसी वजह से आपका इंटरफेस भी ऐसे बिगड़ जाता है तो आपको क्या करना है, आपको बस विंडो पे जाना है, वर्क स्पेस पे आना है और यहाँ पर रीसेट डिफॉल्ट टू सेव लेआउट पे क्लिक कर देना है, जिससे हमारा जो वर्क स्पेस है वो जैसे पहले था वैसे बन जाता है. तो कुछ इस तरीके से अगर आपका जो इंटरफेस है कभी वो बिगड़ जाता है तो आप उसको काबू में कर सकते हो. तो अभी हमने बेसिक इंटरफेस देख लिया है. अब हम बात करते हैं कि कैसे हमें कुछ अपने एसेट्स को हमारे आफ्टर इफेक्ट्स में लेके आना है. तो अगर आपने पहले कभी एडोबी के सॉफ्टवेयर यूज़ किए होंगे तो आपको पता ही होगा कि हमें किसी भी चीज़
करने के लिए ना यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको करना चाहते हो। जैसे सपोज यहाँ पर मुझे अगर इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर मैं ये जो है ना हमारे पास पैनल, अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो देखो हमारे पास ये हमारा विंडो एक्सप्लोरर खुल जाता है जहाँ से मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं कंट्रोल और आई प्रेस करूँ तो भी हमारे पास विंडो एक्सप्लोरर खुल जाता है जहाँ से मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे, जहाँ वहीं पर हूँ वैसे मैं, और यहाँ पर कुछ एसेट्स है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 फोल्डर है, इनको मुझे इंपोर्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर बी रोल आप देख सकते हो, इसको मैं इंपोर्ट फोल्डर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बी रोल का फोल्डर आ गया है। यहाँ पर मेरे पास एक वीडियो है जिसके ऊपर मैं आपने जैसे स्टार्टिंग में देखा था कि एक वीडियो प्ले हो रही थी, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट एनिमेशन हो रहे थे। तो वो मैं करके दिखाऊंगा आपको कि जो दूसरा फोल्डर है उसको भी लेके आ जाता हूँ। जो दूसरा फोल्डर है मैसेज का, यहाँ पर मैं इंपोर्ट फोल्डर कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये दोनों फोल्डर्स आ चुके हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को एक्सपैंड भी कर सकते हो। और लाइक सपोज मुझे इस वाले पिक्चर को पहले वाले फोटो पे लेके जाना है तो मैं ड्रैग करके बी रोल पे छोड़ दूंगा, तो देखना वो बी रोल के अंदर चला जाएगा। एंड अगर मुझे सपोज अब देख सकते हो कि जो मैसेज के अंदर मेरे पास 4 इमेजेस है, ठीक है, लेकिन मुझे इनमें से एक इमेज को बाहर लेके जाना है, फोल्डर के बाहर लेके जाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ड्रैग करके अगर मैं बाहर की तरफ इस तरफ लेके जाऊं, तो अगर छोड़ दूं यहाँ पर तो देखना ये थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब समझे क्या हुआ, अभी ये वाला जो इमेज है ना ये इस फोल्डर के अंदर नहीं है। अगर मैं इसको कोलैप्स करता हूं तो देखो ये वाला बाहर आ चुका है फोल्डर से। तो मैं इसको वापस से कंट्रोल Z प्रेस करके वापस रीसेट कर देता हूँ। एंड आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर 2 फोल्डर है। यहाँ पर मेरे पास कुछ टेक्स्ट मैसेजेस हैं। अभी किसी भी चीज़ को अगर आपको व्यू करना है अपने व्यूअर पे, आपको बस उसको डबल क्लिक करना है। तो मैं जैसे डबल क्लिक करूंगा तो देखना हमारे व्यूअर पे वो आ जाएगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर ना हम अभी इस मैसेज 2 को देख रहे हैं, करेक्ट। और यहाँ पर आप ऊपर देखो हमारे यहाँ पर कॉम्पोजिशन दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये फुटेज मैसेज 2 दिखा रहा है। मतलब हमारा जो व्यूअर है ना उसके ऊपर भी अलग अलग टैब्स बन जाते हैं। तो जैसे ये जो कॉम्पोजिशन है ना, ये हमारी जो टाइमलाइन है, अगर आप किसी चीज़ को टाइमलाइन से देख रहे हो तो आपको वो इस पैनल में दिखाया जाएगा। तो जैसे ये फिलहाल मैंने मैसेज 2 खोला था, करेक्ट। अभी मुझे सपोज मैसेज 5 खोलना है, तो मैं मैसेज 5 पर डबल क्लिक करूंगा तो देखना इसका अलग से एक टैब खुल चुका है। तो कुछ इस तरीके से जितने भी हमारे पास मीडिया है ना उसको हम व्यू कर सकते हैं हमारे व्यूअर पे। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पर क्रॉस है, क्रॉस कर देता हूँ। तो अब आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्पोजिशन, ठीक है। और मैं तब से बोल रहा हूँ कॉम्पोजिशन, टाइमलाइन। तो ये कॉम्पोजिशन होता क्या है, देखो जैसे कॉम्पोजिशन क्या होता है, आफ्टर इफेक्ट्स में हम कर क्या रहे हैं, हम किसी वीडियो को एडिट कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम काम तो वीडियोस पे कर रहे हैं ना। अब वीडियोस के कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है, कुछ रेजोल्यूशन होता है, फ्रेम रेट होते हैं। तो ये जितने भी जो वीडियो के सेटिंग्स होते हैं ना, ये सब हम स्पेसिफाई करते हैं हमारे कॉम्पोजिशन पर। तो जैसे सपोज मुझे अभी एक वीडियो चाहिए 920x1080, मतलब फुल HD पे वीडियो मुझे क्रिएट करना है। तो उस वीडियो के जो स्पेसिफिकेशंस होंगे वो मुझे मेंशन करने पड़ेंगे। तो मुझे उसके लिए कॉम्पोजिशन क्रिएट करना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन क्रिएट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर न्यू कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर देखना, यहाँ पर छोटा सा आइकन दिया हुआ है, ये देखो क्रिएट ए न्यू कॉम्पोजिशन। अब इस पर क्लिक करके भी मैं कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर कॉम्पोजिशन का नेम मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ सिंपल ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स है, जैसे ये 1920x10 है, 30 फ्रेम्स पे, विड्थ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, फ्रेम रेट 30 जो कि बिल्कुल सही है, मुझे उतना चाहिए। रेजोल्यूशन फुल, रेजोल्यूशन जो है ये प्लेबैक रेजोल्यूशन है। मतलब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जब हम चीज़ों को प्ले करेंगे ना, तो एट दैट टाइम हमें कितने रेजोल्यूशन पे प्ले करना है। देखो क्या होता है, बहुत बार आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा लैग करने लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है। तो उस टाइम हम चाहेंगे कि हमारा जो करेंटली प्लेबैक जो हो रहा है वो थोड़े कम रेजोल्यूशन पे हो, ताकि हमारा वीडियो स्मूथ चले। तो उससे हमें कम करना पड़ता है। तो फिलहाल अभी इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट टाइम कोड आता है जो कि 00 पे रखता हूँ मैं जनरली। अब यहाँ पर ना हमें ड्यूरेशन देना पड़ेगा। तो ड्यूरेशन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा हमारा जो मेन क्लिप है, ये हमारा मेन क्लिप है, ठीक है, इसी के ऊपर हम अपना एडिट करेंगे। तो जो ये मेन क्लिप है ना, इसका आप ड्यूरेशन देख सकते हो, ये 47 सेकेंड्स एंड 13 फ्रेम्स का है। तो मुझे इतना ही अपना जो कॉम्पोजिशन का ड्यूरेशन रखना है, जो कि है 47-13, ठीक है। तो मैं वापस क्लिक करूंगा एंड नेम कर देते हैं एंड इसका ड्यूरेशन दूंगा 47-13, ठीक है। ये मैंने ड्यूरेशन दे दिया और मैं ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा, आपको यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगी, द आफ्टर इफेक्ट्स बोल के यहाँ पर एक कॉम्पोजिशन बन चुका है। इसको मैं ड्रैग करके बाहर लेके जाऊंगा, किसी फोल्डर में रखना नहीं मुझे इसे। अब सपोज आपके पास ऐसे बहुत सारे कॉम्पोजिशन बनते रहेंगे, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी कॉम्पोजिशन रहेंगे ना, उनको भी आप सेपरेट फोल्डर पे ऑर्गेनाइज करके रखो, ताकि आप कभी लॉस ना हो जाओ कि आपका कौन सा कॉम्पोजिशन कहाँ गया। तो फिलहाल तो मेरे पास एक ही कॉम्पोजिशन है, तो कोई जरूरत नहीं फोल्डर बनाने की, इसको मैं बाहर रहने देता हूँ। तो चलो, इसी के साथ हमारा जो कॉम्पोजिशन है वो भी क्रिएट हो चुका है। अब हम अपना जो मेन एडिट है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले मैंने जो हमारे जितने भी टेक्स्ट था ना, वो टेक्स्ट पॉपअप हो रहे थे, करेक्ट। तो सबसे पहले मुझे अपने जो टेक्स्ट है उनको अरेंज करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। तो आप देख सकते हो मेरे पास इतने सारे टेक्स्ट है यहाँ पर, टेक्स्ट मैसेज 2, 3, 4, 5। तो ये जितने भी मैसेज है ना, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप किया हुआ है। सबको मैं क्लिक करके ड्रैग करके मेरे कॉम्पोजिशन पे लेके आ जाऊंगा। देखो ड्रैग करके मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। तो देखो जितने भी मेरे टेक्स्ट थे सब आ चुके हैं यहाँ पर।
करेक्ट। अब ये सारे आप देख ही सकते हो कि मैंने क्या किया है। अगर मैं क्लिक करूं और इनको ड्रैग करके ऐसे अरेंज कर सकता हूं, ठीक है, ऊपर नीचे जैसे मुझे चाहिए होगा क्लिक करके मैं अरेंज कर सकता हूं। एंड उससे पहले यहाँ पर जो आपका व्यूअर है ना, ये मुझे यहाँ पर थोड़ा इसमें नेविगेट करने में दिक्कत आ रही है। तो इसको अगर आपको छोटा करना होगा व्यूअर को, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस करके माउस को नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, तो जिससे आपका व्यूअर छोटा होगा। ऊपर स्क्रॉल करोगे तो ऑफकोर्स बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़ा छोटा कर सकते हो। एंड अगर आप स्पेस बार दबाओ, या तो स्पेस बार दबाओ या फिर जो माउस का जो मिडिल बटन है उसको क्लिक करो, तो आपका हैंड टूल एक्टिवेट हो जाता है टेम्परेरीली। तो अगर मैं क्लिक करूं तो मैं इसको ऐसे मूव भी कर सकता हूं आगे पीछे। तो ये बहुत काम में आता है। लाइक सपोज आप बहुत ज़्यादा ज़ूम्ड इन हो, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके ऊपर स्क्रॉल करूं और मुझे ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, तो मैं माउस का अगेन बीच का प्रेस करूंगा एंड उसे ड्रैग करके देखो ऐसे मैं नेविगेट कर सकता हूं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम नेविगेशन कर सकते हैं। अगर मैं छोटा कर देता हूं तो सबसे पहले मुझे इसे अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने के लिए यार सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं कंट्रोल ए करूंगा, सबको सिलेक्ट कर लूंगा और सबको ऐसे यहाँ से ड्रैग करके छोटा करूंगा। तो जैसे ही मैं इनको छोटा कर रहा हूँ ना, आप देखो इनका जो प्रपोर्शन है वो बिगड़ जा रहा है। तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो देखना ये उसी प्रपोर्शन में बड़ा छोटा होगा। तो मैं इनको छोटा कर देता हूँ, इतना ठीक है। एंड अब मैं क्या करूँगा, इनको जल्दी से मैं प्रॉपर्ली अरेंज कर लेता हूँ। तो इन सबको मैंने अभी अच्छे से अरेंज कर लिया है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे, जब मैंने इनको क्रॉप किया था ना, इनके बाहर भी यहाँ पर एक ब्लैक कलर का स्क्वायर बना हुआ है। फिलहाल आपको दिख नहीं रहा, लेकिन सपोज अगर मेरा जो ये बी रोल है, जो वीडियो है ना एक्चुअल, उसको मैं ड्रैग करके इन सबके नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जो वीडियो है इसके ऊपर ये जो ब्लैक वाले बार्स है ना, ये सब हमें दिख रहे हैं अभी भी, ये सब गए नहीं है। तो इन सबको मैं ब्लेंडिंग मोड से हटा सकता हूँ। ब्लेंडिंग मोड होता क्या है, जो ऊपर वाला लेयर है ना, उसके पीछे जो लेयर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे वो डिफाइन करता है। जैसे सपोज जितने भी लेयर है, इन सबको अगर मैं सिलेक्ट करूँ, पहले वाले को मैंने सिलेक्ट किया, फिर नीचे वाले को सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट दबा के, तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इन सबके मैं ब्लेंडिंग मोड्स चेंज करूंगा। यहाँ पर ये देखो मोड है ना, यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके यहाँ पर मैं स्क्रीन करूंगा। स्क्रीन क्या करता है, जो डार्क वाला एरिया होता है ना उसको गैप कर देता है। एंड डार्क के बाद क्या होता है, थोड़ा सा ग्रेश होता है, ग्रेस को थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखता है। एंड जो व्हाइट वाला होता है उनको पूरी तरीके से दिखाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्क्रीन काम करता है। अब इसमें क्या होता है, बहुत जनों को ये दिखता नहीं है, मोड दिखते नहीं है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसमें जो ऊपर है ना ये वाला टैब, इस पर कहीं भी क्लिक करो, राइट क्लिक, एंड यहाँ पर कॉलम में जाओ। यहाँ पर आपके पास ये मोड्स में चेक होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चेक नहीं है तो इसको चेक कर दो, तो फिर हमारा जो मोड है वो दिखने लगेगा। तो जैसे मैंने सबको सिलेक्ट किया यहाँ पर, एंड इसको मैं स्क्रीन कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने स्क्रीन कर दिया, तो सारे जैसे देखो, सारे जैसे स्क्रीन हो गए, हमारे जो ब्लैक वाला पार्ट था वो हट गया और ये किस तरह ट्रांसपेरेंट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। क्योंकि आगे चल के हम इस पर थोड़ा सा ग्लो डालेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो ये टेक्स्ट है वो प्रॉपर्ली अरेंज हो गया है। और फिलहाल के लिए मैं जो बैकग्राउंड है इसको, ये देखो आई का ऑप्शन है ना, इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो जो हमारा बैकग्राउंड है डिसेबल हो जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं, है वहीं पर लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। और ये जो साउंड वाला आइकन है इसको भी बंद कर दें तो म्यूट भी हो जाएगा। तो अभी हमें इसको एनिमेट करना है। अभी देखो जो हमारा जो टेक्स्ट एनिमेट होता है ना, वो होता कैसे है, जो हमारा टेक्स्ट होता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है। जब आप मैसेज करते हो ना, देखना टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है और वो ट्रांसपेरेंट रहता है पहले, और धीरे धीरे उसकी ओपेसिटी फुल हो जाती है। तो हमें वही चीज़ सबके साथ करना है। एनिमेशन तो सब पे सेम ही हो रहा है, तो मुझे पांचों के लिए अलग अलग एनिमेशन थोड़ी करनी है, मुझे एक बार एनिमेशन करनी है और वो सब पे अप्लाई करना है। तो ये मैं करूंगा विद द हेल्प ऑफ नल ऑब्जेक्ट। अब नल ऑब्जेक्ट होता क्या है, देखो नल ऑब्जेक्ट वैसे तो कुछ भी नहीं होता, नल मतलब कुछ भी नहीं। नल ऑब्जेक्ट क्या करता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 5, ये क्या है, 5 इमेज है। वैसे एक यहाँ पर वीडियो हो सकता है, कुछ साउंड हो सकता है, मतलब हर कुछ हम देख सकते हैं फिर सुन सकते हैं। लेकिन नल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ना उसे हम देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। वाओ क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो नल ऑब्जेक्ट करता क्या है, वो कुछ एक वैल्यू को होल्ड करता है। तो उसके अंदर हमने जो भी वैल्यू स्टोर की हुई है ना, वो हम किसी और को दे सकते हैं। जैसे कि सपोज हम एक नल ऑब्जेक्ट लेंगे और उसको एनिमेट करेंगे। एनिमेट करेंगे इन द सेंस वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें दिखेगा नहीं क्योंकि वो भाग रहा है, वैसे रेक्टेंगल में भाग रहा है। लेकिन सपोज हम उसके साथ किसी चीज़ को जो हमें दिख रही है, लाइक सपोज मैं इस टेक्स्ट को उसके साथ बांध दूँ, तब तो हमें दिखेगा ना ये, क्योंकि जब नल ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऐसे रेक्टेंगल में घूम रहा है, तो उसके साथ जो बंधी हुई चीज़ है वो भी तो उसके साथ जाएगी, तब हमें पता चल जाएगा कि नल ऑब्जेक्ट है। तो नल ऑब्जेक्ट इसलिए हम क्रिएट करेंगे ताकि हम क्या करेंगे, नल ऑब्जेक्ट के साथ जो एनिमेशन हमें इन सब के साथ करनी है वो नल ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई करेंगे, और ये जितने भी हमारे पास 5 इमेज है उन सबको नल ऑब्जेक्ट के साथ बांध देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा नल ऑब्जेक्ट काम करता है। तब नल ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट कैसे करना है, हमें बस यहाँ पर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, यहाँ पर देखना आपके पास नल ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। तो ये नल दे देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रीनेम करूँगा। रीनेम करने के लिए मुझे बस इस पर ये जो है ना नल ऑब्जेक्ट ये सिलेक्टेड है लेयर पहले, और इस पर एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर मैं इसको पोजीशन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने पोजीशन कर दिया
क्योंकि इसमें हम पोजीशन एनिमेट करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें चीज़ें एनिमेट कैसे करनी है। अब यहाँ से चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है सारी चीज़ें। अब उससे पहले मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे पास जितने भी एसेट्स होते हैं ना, उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे सपोज ये इमेज है, यहाँ पर आपको छोटा सा एरो दिख रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्म दिख रहा है, और इस पर भी जाऊँ तो आपको 5 बेसिक एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं। एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी। अब ये जो 5 चीज़ें हैं ना, इसी के बेसिस पर हमारे जितने भी एनिमेशंस होते हैं वो होते हैं। क्या बोला है, जो एनिमेशंस होते हैं वो होते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे ओपेसिटी अगर मैं इसको कम ज़्यादा करूँ, देखो अगर मैं कम करूँ तो हमारा गायब हो जाएगा। इट्स ओवर, देखो गायब हो रहा है, ओपेसिटी कम कर दी। सिमिलरली हमारा रोटेशन है, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊँ तो रोटेट हो रहा है। अभी जो रोटेट हो रहा है ना, आप देखो रोटेट किसके अराउंड हो रहा है, ये जो हमारा बीच में ये दिख रहा है, ये ऐसे गोल प्लस जो जब एम करते हैं शूट करने के लिए वाला है, इसके अराउंड वो घूम रहा है। लेकिन सपोज अगर मैं इसको मूव कर दूँ, ये है ना, ये हमारा गोल, इसे हम एंकर पॉइंट कहते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हैं पैन बिहाइंड टूल, जो कि यहाँ पर है। अगर मैं इसको क्लिक करके ये जो एंकर पॉइंट है ना, इसको मूव करता हूँ, देखो यहाँ लेके आ गया। अब इसके अराउंड ये घूमेगी, पहले ये ऐसे घूम रहा था, करेक्ट। अगर मैं अभी इसको रोटेट करूँ, ये जो एंकर पॉइंट है ना, इसका सेंटर पॉइंट बन चुका है। अभी इसके अगर घुमाऊँ, अरे देखो स्केल भी उसके अराउंड हो रहा है, ठीक है। और मैं अगर रोटेट करूँ तो देखना उसके अराउंड घूम रहा है, ये देखा, मतलब ये उसका सेंटर पॉइंट बन चुका है। तो वही हमारा एंकर पॉइंट है। उसके बाद हमारा पोजीशन आता है, पोजीशन आपको पता चल गया होगा। ये जो है पहले वाला, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये देखो हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं, और ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। कुछ इस तरीके से काम करते हैं। कंट्रोल-Z कर देता हूँ, सारी चीज़ें जैसी थी वैसे कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे हो गई। तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर 5 बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो नल ऑब्जेक्ट है उस पर मैं एनिमेशन करूंगा, और जो हमारी बाकी के जो 5 टेक्स्ट है ना, इन सबको नल ऑब्जेक्ट से बांध दूंगा यानी आफ्टर इफेक्ट्स में हम उसे पेरेंट एंड चाइल्ड कहते हैं। पेरेंट यानी जो हमारा ऊपर रहता है, पेरेंट जो करेगा हमारा चाइल्ड भी वही करेगा। तो हमें एक पेरेंट, हमारा जो ये नल ऑब्जेक्ट है, इसको हम पेरेंट बनाएंगे और बाकी सबको चाइल्ड बनाएंगे, क्योंकि चाइल्ड ही पेरेंट को फॉलो करते हैं। तो इस केस में भी चाइल्ड पेरेंट को फॉलो करेंगे। पेरेंट चाइल्ड जो रिलेशनशिप है वो हमें करना कैसे है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो पेरेंट एंड लिंक दिया हुआ है, अगेन अगर आपको ये दिख नहीं रहा, आप राइट क्लिक करके कॉलम में पेरेंट एंड लिंक जो है उसको इनेबल कर सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास ये जो नन आता है, यहाँ पर मैं जाऊँगा और ये जो पोजीशन है ना, इस पर क्लिक कर दूंगा। तो देखो ये हमारे चाइल्ड बन चुका है और ये हमारा पेरेंट है, ठीक है। अभी कैसे काम कर रहे हो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। और इसको करने का एक और तरीका भी है जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जो आपको यहाँ पर ऐसे स्ट्रिंग दिख रहा है, अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके ये जो पोजीशन पे लेके जाऊँ ना, तो भी ये लिंक हो जाएगा। तो सिमिलरली ये जितने भी 3 चीज़ें हैं बाकी के सबको मैं सिलेक्ट करूंगा और मैं पोजीशन कर देता हूं, तो सारे पोजीशन से लिंक हो जाएंगे। मतलब अभी सब ये 5 चाइल्ड बन चुके हैं, चारों पोजीशन के बेटे हैं या फिर बेटियां हैं, जो भी। तो कुछ इस तरीके से हमने इनकी अरेंजमेंट की है। अभी आप एक चीज़ देखो, ये जो पोजीशन है ना, जैसे मैंने आपको बताया, ये इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब देखो जो पोजीशन है, अगर मैं उसको खोलता हूँ और मैं इसके पोजीशन को मूव कर रहा हूँ, तो देखो मैंने क्या बोला, जैसे ये पोजीशन तो हमें दिख नहीं रहा क्योंकि नल ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं इसको मूव करूं तो देखो हमारे जितने 5 टेक्स्ट वो सारे मूव हो रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशनशिप है वो कैसे काम करता है। तो मैं कंट्रोल-Z कर देता हूं जहां थे ये पहले। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला, ये जो एरो है ना, इनको क्लिक करके मैं बार बार खोल रहा था हमारी जो 5 प्रॉपर्टीज है, लेकिन इनसे कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं। जैसे आपने देखा, जैसे ओपेसिटी है, पोजीशन है, स्केल है, इन सब के शॉर्टकट्स है। और ज़्यादातर चारों के शॉर्टकट तो उनके इनिशियल है। जैसे पोजीशन है ना, अगर उसका शॉर्टकट है P, जैसे सपोज अगर मैं मैसेज 1 है, अगर मैं P क्लिक करूँ तो देखो हमारा पोजीशन वाला खुल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं O प्रेस करूँ तो नहीं आएगा, O नहीं होता है ओपेसिटी का जो शॉर्टकट है वो। बाकी चारों का जो उसका इनिशियल है वही होता है, लेकिन जो ओपेसिटी होता है उसमें T होता है। अगर मैं T प्रेस करूं तो ही हमारा ओपेसिटी आता है, तो ये बात याद रखना। लेकिन आपने नोटिस किया, जैसे मैंने ओपेसिटी पे क्लिक किया, मतलब T पे क्लिक किया, हमारा जो पहले वाला जो प्रॉपर्टी था वो गायब हो गया। लेकिन मुझे दोनों एक साथ देखना है, वो कैसे कर सकता हूँ। सपोज मुझे अभी स्केल भी देखना है, लेकिन मैं जैसे ही S प्रेस करूंगा तो देखना ओपेसिटी हट गया। तो इसके लिए मुझे शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके वापस T प्रेस करता हूं तो देखो मुझे दोनों एक साथ दिखाई जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे जितने भी 5 प्रॉपर्टी हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, यहां से यहां तक मान लेते हैं 10 फ्रेम मान लेते हैं, ठीक है। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिलहाल के लिए मान लेते हैं 10 फ्रेम। 10 फ्रेम यानी 10 फ्रेम ऊपर जाएंगे। तो जैसे सपोज हमारा पोजीशन अभी यहाँ पर है, तो यहाँ पर पहले मैं एक की फ्रेम दूंगा। की फ्रेम्स क्या होते हैं? की फ्रेम्स एक पर्टिकुलर टाइम पे एक वैल्यू को स्टोर करती है। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पर देखो ये स्टॉप वॉच वाला आइकन दिख रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको एक डायमंड शेप दिख रहा होगा, जो कि हमारा की फ्रेम है, जिसने अभी इस टाइम पे 960 एंड 540 वैल्यू स्टोर की हुई है। अभी इस टाइम पे इसने स्टोर किया है, लेकिन आगे चल के कुछ और स्टोर कर सकता है ये। तो अभी मैं क्या करूंगा, 10 फ्रेम आगे जाऊंगा, ठीक है। एक एक फ्रेम जाने के लिए हमें आगे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल और
राइट साइड का जो एरो है उसे प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं 10 फ्रेम आगे आ गया। अभी मुझे 10 फ्रेम आगे इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, ठीक है। इसको मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ ऐसे ऊपर, ये देखो ऊपर स्क्रॉल किया। अभी मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। जूम करने के लिए आप यहाँ से देखो स्लाइडर है, इसको जूम कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 की फ्रेम है। अभी मैंने आपको क्या बोला, एक की फ्रेम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ वैल्यू स्टोर करता है। तो जैसे अभी इस वाले की फ्रेम ने 960 एंड 499 स्टोर किया हुआ है, और इस वाले की फ्रेम ने 960 एंड 540 स्टोर किया था। दोनों ने अलग अलग स्टोर किया है। तो देखो अगर मैं इसको प्ले करूं तो हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया। तो हुआ क्या, सबसे पहले जो हमारा की फ्रेम था उसने 540 वैल्यू स्टोर किया हुआ था, और इस वाले ने 499 वैल्यू स्टोर किया हुआ है। और क्योंकि हमारा जो टाइमर है ये ऑन है, ये इन वैल्यू को सेव कर रहा है। और आप देख सकते हो कि अभी अगर मैं इसको स्टार्टिंग में जाकर प्ले करूं तो हमारा देखो टेक्स्ट धीरे से ऊपर जाता है, ये अपने आप एनिमेट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो की फ्रेम्स है वो काम करते हैं। तो जैसा आपने देखा, अभी तो मैंने बस इसको ऊपर किया, लेकिन मुझे सारे टेक्स्ट दिख रहे हैं, मुझे सारे नहीं देखने, मुझे सिर्फ ऊपर वाला सबसे एक बार में एक ही टेक्स्ट आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन बाकियों को सिलेक्ट करूंगा, इन सबको सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा। इनका क्या करना है, मुझे ओपेसिटी कम करना है, ठीक है। तो मैं प्रेस करूंगा T, जिससे ओपेसिटी खुल जाएगा, और सबको मैं 0 कर देता हूं, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है। अभी सोचो होना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जो इट्स ओवर लिखा हुआ था ना सबसे पहले, थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड हमें धीरे धीरे दिखने लगेगा। मतलब स्टार्टिंग में हमें वो दिखना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर मैं पहला मैसेज है, इसमें मैं की फ्रेम दूंगा जिसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में हम दिखना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें वो दिखना चाहिए, करेक्ट। तो मैं आगे जाऊंगा, मान लेते 6 फ्रेम, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके 1 2 3 4 5 6 राइट एरो मैंने दबाया, जिससे हम 6 फ्रेम आगे आ गए। यहाँ पर मुझे ये पूरी तरीके से दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी फुल कर दूंगा, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, हमारा टेक्स्ट धीरे धीरे ऊपर भी आ रहा है और धीरे धीरे रिवील हो रहा है। तो अगर मैं इसे प्ले करूं, ये देखो कुछ इस तरीके से हमारा इफेक्ट लग रहा है, देखा है ना, मजेदार। एक काम करते, थोड़ा सा आगे एक और फ्रेम आगे ले लेता हूँ, इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं 7 फ्रेम आगे लेके आ चुका हूँ। तो चलो ये तो एक हो गया। अभी सपोज यहाँ पर पहुंचे हम, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और टेक्स्ट है, उसको भी हम दिखाना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। अब कितना आगे जाना है ये डिपेंड करेगा हमारा जो जैसी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे सपोज हमारे पास ये वीडियो था ना, नीचे जाता हूँ, आप देखो हमारे पास जो हमने डिसेबल कर दिया था, ये यहाँ से हम देख सकते हैं। तो मैं जैसे एक्ट कर रहा हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग हमें रिवील करना पड़ेगा जो टेक्स्ट आ रहा है, करेक्ट। तो पहली बात तो जो इट्स ओवर है ना, वो भी यहाँ पर आना नहीं चाहिए, वो भी थोड़ी देर बाद आना चाहिए जब मेरे हाथ में फोन होगा, करेक्ट। तो मैं इन की फ्रेम्स को मूव करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। फिलहाल मैं जो हमारा वीडियो है उसको डिसेबल कर देता हूं, ठीक है। वापस डिसेबल कर देता हूं, जिससे पहले हम अपने एनिमेशन को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जब हमारा एनिमेशन पूरी तरह काम करेगा ना, उसके बाद जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा वैसे हम अपने की फ्रेम को मूव करेंगे, ठीक है। तो आप देख चुके हो कि हमारा ये पहला वाला आ गया है एंड सेकेंड मुझे अभी दूसरा वाला लाना है। अभी देखो हमारे जो की फ्रेम यहाँ पर था, करेक्ट। सेकंड वाला अगेन मैं 10 फ्रेम ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, लेकिन हमें बाद में चेंज करना पड़ेगा जैसा हमारा वीडियो है वैसा। तो 10 फ्रेम आगे जाने के लिए क्या करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके मैं राइट एरो क्लिक करूंगा, लेकिन इसे हमें 10 बार दबाना पड़ेगा। इसका एक और शॉर्टकट है, जब आपको पता ही है कि हमें 10 फ्रेम आगे जाना है, तब कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके अगर राइट एरो प्रेस करोगे तो आप डायरेक्टली 10 फ्रेम आगे पहुंच जाओगे। और यहाँ पर मुझे हमारा जो ये टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाना है, लेकिन यहाँ पर एक लोग गलती करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको एनिमेट करूँ, मतलब यहाँ पर मैं अगर इसकी वैल्यू बढ़ा दूँ, ठीक है, ऊपर कर दूँ, तो आप सोचो अभी क्या होगा। यहाँ पर मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो क्या हुआ, ये रुका ही नहीं उस पॉइंट पे। यहाँ से प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आता है ना, इसको यहाँ पर रुकना चाहिए था थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर रुकेगा एंड उसके बाद ऊपर जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अगेन वैल्यू चेंज की है, करेक्ट। तो यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है, ये देखो यहाँ पर जैसी है हमारी वैल्यू यहाँ पर 499 थी, जो कि अगेन यहाँ पर कम हो रही है मतलब ऊपर जा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 0 एक्सेस होता है एंड यहाँ से हमारी वैल्यूज़ बढ़ती हैं और यहाँ से वैल्यूज़ बढ़ती है। तो जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारी वैल्यूज़ कम होती है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं वैल्यूज़, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं हो सब। तो जैसे ही हम यहाँ पर जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें ये जो वैल्यू है ना इसके बराबर होना चाहिए था, तभी ये यहाँ पर पॉज रहता, रुका रहता। तो मतलब ये जो है, अगर मैं इसको डिलीट करूँ, वापस जाता हूँ एंड कंट्रोल शिफ्ट आगे जाता हूँ, यहाँ पर मुझे एक और की फ्रेम डालनी है जिसकी वैल्यू सेम हो, इसकी जितनी है ना, इसकी कितनी है 499 है, उतनी ही वैल्यू 10 फ्रेम आगे भी होनी चाहिए। तो कंट्रोल शिफ्ट आगे करता हूँ और यहाँ पर मुझे एक और की फ्रेम देना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो आपको की फ्रेम का आइकन दिख रहा है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर की फ्रेम आ जाएगा। तो अगेन मैं कंट्रोल शिफ्ट और 10 फ्रेम आगे जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूंगा।
अब यहाँ पर मैं अंदाजे से ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है कि जितना ये ऊपर जाता है ना, हर बार सेम यूनिट से ऊपर जाता है, तो आप उसको मेजर कर सकते हो। लाइक सपोज आप 8 यूनिट से ऊपर कर रहे हो तो हर बार 8 से ही करोगे, लेकिन जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेशन पर्पस मैं ऐसे रैंडमली ऊपर खींच के लेके जा रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर गया एंड फिर ऊपर गया, लेकिन जैसे ये ऊपर जाएगा ना, यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला टेक्स्ट है वो भी रिवील होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे जो ये सेकंड वाला, मतलब यहाँ पर हमारा जो सेकंड वाला टेक्स्ट है, ये जो मैसेज 2 है, ये रिवील होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे एक और की फ्रेम देना पड़ेगा, करेक्ट, जो कि ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर अगेन एक 0 देना पड़ेगा, क्योंकि 0 के बाद ही हमारा जो ओपेसिटी है वो ऊपर आएगा। तो ये जो सेकंड वाला है, यहाँ पर मैं ओपेसिटी पे यहाँ पर देखो क्लिक कर दूंगा, जिससे ये टाइमर चालू हो जाएगा। और मैंने पहले कितना रखा था, 7 फ्रेम रखा था, करेक्ट। कंट्रोल प्रेस करके 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हमारा जो सेकंड टेक्स्ट है वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको ओपेसिटी फुल कर दूंगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं प्ले करूँ, अभी ये देखो प्ले कर रहा हूँ, पहले ऊपर आया, सेकंड आया, देखा क्या हुआ, पहले ये रिवील होता है फिर ये रिवील होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो बाकी के की फ्रेम्स है ना, जो बाकी के टेक्स्ट है, उनको भी हमें इसी तरीके से एनिमेट करना है, ताकि हमारा तो अगर मैं इसको प्ले करूं तो आप देखना जो हमारी जो 540 वाली वैल्यू है ना, किस तरीके से चेंज हो गई है। देखो अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो देखो 540 से धीरे धीरे हमारी वैल्यू चेंज हो रही है। और ये जो वैल्यू अपने आप चेंज हो रही है ना, हमने तो पहले वाला वैल्यू रखा था, सेकंड वाला वैल्यू रखा था, बीच का जो वैल्यू है अपने आप चेंज हो रहा है, करेक्ट। और ये जो प्रोसेस है ना चेंज होने की वैल्यू को, इसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। अब दिक्कत ये है कि जो ये इंटरपोलेशन होता है, जो बीच में अपने वैल्यू चेंज हो रही है ना, एक कांस्टेंट स्पीड में चेंज हो रही है, और ये बहुत बार एनिमेशन में अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि देखो कोई भी चीज कांस्टेंट होती ही नहीं। इवन जैसे आप ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी आपकी धीरे से स्टार्ट होती है एंड धीरे से रुकती है, तो एनिमेशन में भी ना वो चीज यूज होती है। और हमें अगर किसी चीज का इंटरपोलेशन, मतलब जो बीच में जिस स्पीड में वो वैल्यू चेंज हो रही है, अगर उसको चेंज करना है तो उसके लिए हमें ग्राफ्स खोलने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ एडिटर बना हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देख सकते हो हमारे पास उसका ग्राफ दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर भी ना 2 टाइप के ग्राफ होते हैं, एक होता है वैल्यू ग्राफ और एक स्पीड ग्राफ। अब क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमारी जो स्पीड है उसको हमें अफेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर स्पीड ग्राफ खोलूंगा। अब मुझे पता कैसे चल रहा है कि स्पीड ग्राफ है, आप राइट क्लिक कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर एडिट वैल्यू ग्राफ दिया हुआ है और एडिट स्पीड ग्राफ दिया हुआ है, जहां पर मेरा स्पीड ग्राफ पे चेक किया हुआ है, तो ये स्पीड ग्राफ है, करेक्ट। अब हो क्या रहा है, ये जो वैल्यू है ना, यहां से पहले एक ही स्पीड से जा रही है। देखो ये जो ऊपर जा रहा है ना, एक ही स्पीड से जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा धीरे रुके, मुझे ये थोड़ा कर्व बनाना है। अब कर्व बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पर आपके पास कुछ प्रीसेट दिख रहे होंगे। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है इजी इज इन, इजी इज आउट। तो यहाँ पर इज इन और इज आउट होता क्या है, देखो अगर सपोज एक गाड़ी है, अगर वो कहीं से निकल रही है, मतलब एक स्टॉप है वहां से चालू हो गया है, तो वो आउट हो रहा है वहां से, तो हमें वहां पर ईज आउट करना है, मतलब उसकी स्पीड धीरे से इंक्रीज होगी। लेकिन सपोज कहीं पर गाड़ी आके धीरे से रुक गई है ना, मतलब एक स्टॉप है वहां पर गाड़ी आके रुकी है, तो वहां पर ईज इन होगा, क्योंकि वहां पर इन हुआ है ना। क्या समझा रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एनिमेशन है इट्स ओवर, वो ऊपर आके स्टॉप हो रही है, मतलब वहां पर इन हो रहा है, तो हमें यहाँ पर इन करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और तो यहाँ पर जो इजी इज इन है, ये बीच वाला, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये कर्व बन चुका है। तो अगर मैं इसे अभी प्ले करूँ तो जैसे आप देखो, मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखो कितना स्मूथली आ रहा है। पहले जैसे एक कॉन्स्टेंट में आके रुक जा रहा था, लेकिन अभी देखो कितना स्मूथली आ रहा है। तो इसी के साथ हम बाकी के जितने भी की फ्रेम्स हैं उसको भी एनिमेट करते हैं फटाफट से, ताकि आप बोर ना हो जाओ बाकी सारी चीज़ें देख के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर सारे की फ्रेम्स लगा दिए हैं। आप एक बार इसको ऑल्ट प्रेस करके अगर माउस को ऊपर नीचे स्क्रॉल करो तो आप इसको टाइमलाइन में जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और यहाँ पर इतने सारे की फ्रेम्स है, ये यहाँ पर पहला आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मैंने सारे इसको अरेंज कर दिए प्रॉपर्ली हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जितने भी टेक्स्ट है ना, उन सबको हम एक ही लेयर में कन्वर्ट करेंगे, जिसे हम प्री कॉम्प कहते हैं, यानी कॉम्पोजिशन के अंदर एक और कॉम्पोजिशन। अभी उसका फायदा क्या होगा, देखो जब हम ट्रैकिंग करेंगे, आपने देखा होगा जो हमारा फोन है ना, उसके साथ ये सारे टेक्स्ट मूव भी हो रहे थे। तो मैं क्या करूंगा, अगेन मेरा जो फोन है उसको मैं ट्रैक करूंगा, ठीक है। वो ट्रैक करने के बाद वो जितने भी ट्रैकिंग डेटा होंगे उन सबको मैं एक नल ऑब्जेक्ट के अंदर डालूंगा। आपको याद होगा नल ऑब्जेक्ट होता है क्या है, कुछ भी नहीं होता, बस वो वैल्यू स्टोर करता है। तो जब एक फोन को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ट्रैक करने के बाद उसके कुछ डेटा होंगे, है ना, कि वो फोन कितने कितने पोजीशन पे मूव हुआ है। अब वो सारा जो डेटा होगा वो नल ऑब्जेक्ट पे मैं डाल दूंगा। अब वो जो नल ऑब्जेक्ट है ना, उसको मैं पेरेंट बनाऊंगा। अब सोचो जरा, उसका चाइल्ड कौन होगा, उसका चाइल्ड होगा ये सारे टेक्स्ट। तो जैसे हमारा जो नल ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, सिमिलरली हमारे टेक्स्ट भी वैसे ही मूव करेंगे। तो उसी चीज़ को करने के लिए मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये है मेरा पहला और ये मेरा आखिरी, सारे सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट प्रेस करूँगा जो कि कंट्रोल शिफ्ट एंड सी। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ना, हमारे पास एक कॉम्पोजिशन बनाने का ऑप्शन आता है, जो कि आप अगेन कैंसिल करके राइट क्लिक करके यहाँ पर आपके पास प्री कॉम्प का भी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं रहते तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर हमारे पास एक प्री कॉम्प आता है जिसका नाम मैं दे देता हूँ मैसेजेस, ठीक है, मैसेज दे देता हूँ, एम कैपिटल कर देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा
इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखता हूँ। एंड मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू न्यू कॉम्पोजिशन, मतलब जितने भी हमने एट्रीब्यूट चेंज किए, जो भी हमने की फ्रेमिंग जो कुछ भी लगाया है ना, वो सारे हमारे न्यू कॉम्पोजिशन पे भी मूव होना चाहिए। तो मैं ये करके ओके कर दूंगा। तो जैसे ही हमने ओके कर दिया, हमारे पास देखो वो जो कॉम्पोजिशन थे ना, हमारे जो 5 लेयर्स थे वो सारे एक ही कॉम्पोजिशन के अंदर आ गए और उस कॉम्पोजिशन को एक और कॉम्पोजिशन के अंदर डाल दिया गया है। देखो हमारा जो मेन कॉम्पोजिशन था, जो आपको याद हो, जो हमने बनाया था द आफ्टर इफेक्ट्स, करेक्ट, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा द आफ्टर इफेक्ट्स। अभी इसके अंदर एक और कॉम्पोजिशन आ चुका है। हमने जो 5 लेयर थे ना, इन सबको एक कॉम्पोजिशन के अंदर डाल दिया। ये देखो मैसेज बोल के, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 कॉम्पोजिशन आ गए हैं। ये मैसेज है, इसके अंदर हमारे वही सारे 5 लेयर है। हमने इन सबको मर्ज करके क्या किया, एक और कॉम्पोजिशन में लेके आ गए ताकि वो एक लेयर की तरह ट्रीट करें। ठीक है, अभी हमारी जो वीडियो है उसको मैं लेके आऊँगा। हमारा वीडियो कहाँ गया, बी रोल इसके अंदर ये है, इसके ले जाके मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये आ गया है। एंड अगेन आपके पास ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो इसका ब्लेंड मोड है वो भी चेंज हो गया है। जिसे हमें करना क्या है, जिसे हमें करना है स्क्रीन। ठीक है, नॉर्मल है, इसको मैं स्क्रीन कर दूंगा, सब हट जाएगा। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक ट्रैकर का यूज करूंगा। ट्रैकर जो हमारे फोन के मूवमेंट को ट्रैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइड में, यहाँ पर ट्रैकर आना चाहिए लेकिन अभी आ नहीं रहा है। तो अभी अगर आफ्टर इफेक्ट्स में आपको आगे से कोई भी जो टैप है जो आपने पहले कभी देखी है या फिर आपको देखनी है पर वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको विंडोज़ पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको वो जो भी आपको चाहिए होगा उसको चेक करना पड़ेगा। तो मुझे ट्रैकर चाहिए, तो यहाँ पर ये ट्रैकर मिल गया। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, आपको देखो यहाँ पर ट्रैकर आ चुका है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बोला, पहले मुझे एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि वो जो ट्रैकिंग डाटा है वो जाएगा कहाँ, वो कहीं तो उसको सेव करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैं नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर न्यू, एंड यहाँ पर मेरा नल ऑब्जेक्ट आ गया, जिसको मैं यहाँ पर एंटर करके ट्रैकर कर देता हूँ, TRACKER। ठीक है, ट्रैकर कर दिया। अब मेरा ट्रैकर आ चुका है। अब मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा वो वाला लेयर जहाँ से मुझे ट्रैकिंग करनी है। तो मैं जाऊँगा हमारे बी रोल वाले में और मैं यहाँ पर वहाँ जाता हूँ जहाँ से मुझे हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। तो जैसे ही मैं फ़ोन उठाता हूँ, यहाँ पर ये देखो ये है, यहाँ से मुझे ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे ट्रैकर आ गया है और यहाँ पर मुझे ट्रैक मोशन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रैक मोशन पे क्लिक किया, आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके माउस को ऊपर होवर करूँ तो ये देखो, उसको मैं जूम कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर आपको 2 बॉक्सेस दिख रहे होंगे। यहाँ पर एक छोटा वाला बॉक्स है जिसके अंदर जो कुछ भी है वो ट्रैक होगा, मतलब जिसे हमें ट्रैक करना है ना, उसे हमें छोटे वाले बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा। और जो बड़ा वाला बॉक्स है वो वाला एरिया है जहाँ पर हम उस छोटे वाले जो जिसको भी हम ट्रैक कर रहे हैं उसको हम ढूंढेंगे नेक्स्ट फ्रेम में। इसको पहले मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसको ट्रैक करके मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो प्रोपोर्शन सेम रहेगा। एंड छोटे वाले को भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इतना कर लिया, थोड़ा कर लेते हैं। एंड अभी मैं इसको लेके जाऊँगा अपने फ़ोन के ऊपर। ठीक है, इसको मैं जाऊँगा फ़ोन के ऊपर ले जाके यहाँ पर रख देता हूँ, बड़ा करके देखता हूँ, ऐसे रखता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो हमारे जो ब्लैक वाला एरिया है फ़ोन का, ठीक है, वो हमें ट्रैक करना है। वो हमारे छोटा वाला जो स्क्वायर है वो बता रहा है। अभी आपको पता है कि जैसे वीडियो प्ले होगी ये यहाँ पर तो रहेगा नहीं, है ना। जैसे ही देखो ये मैं प्ले करता हूँ, ये देखो फ़ोन इधर चला गया, मतलब अभी हमें यहाँ पर ढूंढना है इस चीज़ को। तो ये जो स्क्वायर है ना हमारा बड़ा वाला स्क्वायर, वो बताएगा कि हमें कहाँ ढूंढना है। तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखो ये वाला पॉइंट है, जैसे यहाँ पर लेके आता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके एक फ्रेम आगे जाऊंगा, यहाँ पर हमने ट्रैक किया था, आगे जाऊंगा तो देखना ये थोड़ा इस तरह मूव हो गया है। तो हमारा जो ट्रैकर है वो इस बड़े वाले एरिया में हमारे इस वाले पॉइंट को ढूंढेगा, मतलब जो जिस पॉइंट को हम ट्रैक कर रहे हैं ना उसको ढूंढेगा। अभी यहाँ पर मुझे इसकी जो लोकेशन है, जो डेटा जनरेट करेगा, वो सेव कहाँ करेगा, वो मैंने क्या बोला आपको, नल ऑब्जेक्ट में हमें सेव करना है, जिसका नाम हमने ट्रैकर रखा, तो वही दिखा रहा है ये ट्रैकर, जो कि सही है। एंड हमें उसको ओके कर देना है। ठीक है, हमारा लोकेशन फिक्स हो गया है, कहाँ पर हमें डेटा सेव करना है। अब हमें ट्रैकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर कुछ बटन्स है। ये जो है ना, ये 1 ट्रैकर, मतलब एक फ्रेम आगे जाएगा और उसे ट्रैक करेगा। ये हमारा एक फ्रेम पीछे जाएगा और उसे ट्रैक करेगा। ये हमारा ट्रैक करते रहेगा आगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको पहले ये प्रेस करके दिखाता हूँ, एक फ्रेम करके दिखाता हूँ। पहले इसमें इसको बड़ा करूँगा और यहाँ पर मैं एक फ्रेम आगे जाऊँगा। तो देखो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, देखो हमारा ट्रैकर काम सही कर रहा है, सही काम कर रहा है। आई मीन क्या ही हिंदी बोल रहा हूँ, आगे जाता है, ये देखो अभी भी सही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा ट्रैकर हमारे फ़ोन को ट्रैक कर रहा है। तो अभी मैं इसको प्ले कर देता हूँ, तो देखो आप इसमें पॉज भी कर सकते हो। एंड अगेन इसको छोटा करता हूँ एंड इसको प्ले करूँगा, तो देखो हमारा जो फ़ोन है उसको हमारा ट्रैकर ट्रैक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपका ट्रैकर पूरी तरीके से आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको ट्रैक कर लेगा ना, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बस अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई X and Y
हमारा आपको पता ही हमारा जो टारगेट था, हमारा जो नल ऑब्जेक्ट था उस पर है, एंड ओके। जैसे हम ओके कर दूंगा, हमारा जो ट्रैकर डेटा है हमारे ट्रैकिंग का जो नल ऑब्जेक्ट है उस पर अप्लाई कर देगा। मतलब जितने भी वैल्यूज थे वो सारे हमारे नल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाएंगे, करेक्ट। तो जब हमारे जो ट्रैकिंग डेटा है वो हमारे नल ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला कि वो उसे हमें पेरेंट बनाना पड़ेगा और उसका चाइल्ड रहेगा हमारा जो भी हमने टेक्स्ट जो कॉम्पोजिशन क्रिएट करा था ना हमने, उसे हमें चाइल्ड बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो हमारे पास ट्रैकर है जिसके पास ये देखो सारे ट्रैकिंग के डेटा है, ठीक है। एंड हमारे पास जो आफ्टर इफेक्ट्स है, इसको क्लिक करूं तो इसके अंदर हमारे वो जितने भी टेक्स्ट थे, है ना, वो सारे थे, ठीक है। तो मुझे ये जो आफ्टर इफेक्ट्स वाला जो कॉम्पोजिशन है उसको चाइल्ड बनाना पड़ेगा, एंड इसको चाइल्ड बनाने के लिए इसको ड्रैग करके मैं ट्रैकर पे छोड़ दूंगा। अब ये पेरेंट बन गया। अभी देखना क्या होगा जब मैं इसको ड्रैग करूंगा, ये देखो इट्स ओवर जो लिखा हुआ है ना, देखो मूव हो रहा है, पोजीशन मूव हो रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मुझे इसकी पोजीशन थोड़ी फ़ोन के पीछे करना पड़ेगा। वो भी सिंपल है क्योंकि ये आफ्टर इफेक्ट्स वाला है पैनल। अब मैंने क्या बोला, किसी भी चीज़ की पोजीशन हम चेंज करते कैसे हैं, उसमें बस पी प्रेस करना है, एंड पी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। इसको जस्ट क्लिक करके आप ड्रैग भी कर सकते हो यहाँ से, ये देखो ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो, है ना। इट्स ओके, इट्स ओवर। एंड अभी मैं अगर इसको प्ले करूँ, देखा तो कुछ इसी तरीके से हमारे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर किसी भी चीज़ को हम ट्रैक कर सकते हैं एंड उसको अटैच कर सकते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ, जिससे वो बहुत ज़्यादा लाइवली एंड अमेजिंग लगती है। उफ, तो इसी के साथ जो आफ्टर इफेक्ट्स का हमारा जो पहला वीडियो है ये खत्म होता है। वैसे पहला ही बोलूँगा मैं इसको क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स में इतनी सारी चीज़ें हैं, उसको मैं एक बार में ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर इनफ डिमांड रही तो मैं अगला वीडियो भी लेके आऊँगा इसका बहुत जल्द। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका दिल और आफ्टर इफेक्ट्स का बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हुआ होगा। एंड क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो आफ्टर इफेक्ट्स जैसे टूल को पूरी तरीके से समझ पाते हैं और आप उनमें से एक हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तो आज के लिए इतना ही, मुझे जाना पड़ेगा अभी। छोड़ यार, पार्टी करते हैं।